गुड मॉर्निंग बाबू, क्लास 7 ध्यान दो। आज हम लोग यहाँ पर द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन हेल्थ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वास्थ्य का क्या रोल है और किस प्रकार की ऐसी सुविधाएं हमारी जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, या कौन सी ऐसी व्यवस्था हमारी रन करती है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ करने के पहले हम लोग इस चीज़ों का ब्रीफिंग करेंगे कि एक्चुअली हेल्थ को लेकर के जो फैक्ट्स हमारे होते हैं वो किस प्रकार के हैं। इसमें विश्व की सबसे बड़ी संस्था हमारी होती है जिसको हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 48 हेल्थ वाज डिफाइंड एज, उसकी जो परिभाषा तय की गई थी कि स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ द डिजीज ऑफ द इन्फर्मिटी। आई मीन टू से कि स्वास्थ्य का संबंध तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही साथ तुम्हारा सोशल वेलबींग का। तो सोशल एडजस्टमेंट और सोशल वेलबींग का संदर्भ है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड और कुछ ऐसे जो स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी हमारी होती है, इसके सिद्धांतों पर भी कहीं ना कहीं हमारा आधारित होता है। जैसे कि वर्तमान दौर में तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान दिया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब हमारा हो गया कि फिजिकल हेल्थ का मतलब हो गया कि फिजिकली आप ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, और आपको कोई इंजरी नहीं है, कोई आपको गंभीर बीमारी नहीं है, कोई फीवर वगैरह तुम्हारा नहीं है, या कोई तुम्हारे अंदर में कोई डिसेबिलिटी जिसको विकलता कहते हैं हम लोग, नहीं है। शरीर का मतलब संदर्भ तुम्हारा आँख, नाक, कान, शरीर सब स्वस्थ है, जो गॉड गिफ्टेड, जो भगवान की तरफ से दिया जाता है, वो उतना सब कुछ तुम्हारा सलामत है। माइंड हेल्थ का संदर्भ यहाँ पर है कि इट इज़ अबाउट द IQ, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअलिटी, यानी कि तुम कितने ज़्यादा, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है, तुम कितना नॉलेजफुल व्यक्ति हो, ये बहुत हद तक तुम्हारा डिपेंड करता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का है। और ये व्यक्तित्व का अगर संदर्भ देखा जाए, तुम्हारी पर्सनालिटी प्रेजेंटेशंस का जो संदर्भ हमारा है, ये ओवरऑल होना चाहिए, यानी कि शरीर, मन, बुद्धि, चेतना आपका सब स्वस्थ होना चाहिए। इस स्तर का तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए। तो इस संदर्भ में तुम देखा जाएगा तो अगला नेक्स्ट जो टर्म है तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी का, जो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी यहाँ दिए हुए भी है, ये कहीं ना कहीं WHO के बेस पर ही डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें है कि इट इज़ अ मोर अबाउट द EQ, इमोशनल्स एंड फीलिंग वगैरह। तो ये अगेन सोशल हार्मोनी का, सोशल एडजस्टमेंट का, सोशल वेलबींग का एक फैक्टर हमारा होगा स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का जो हमारा बेस होता है, ये तुम्हारा कल्चर, रिलीजियस और सोशल तुम्हारा बैकग्राउंड किस प्रकार का है, इसके ऊपर में हमारा डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने हिंदू धर्मों के बारे में जिक्र किया, सबसे पुराना और प्राचीनतम हिंदू धर्म हमारा जो है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बातें करता है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल हार्मोनी और कुछ ऐसे हमारे कल्चरली गतिविधियाँ हमारी होती है, जिसमें तुम देखोगे उपवास करना, शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखना, ऋतु पर्व मनाना। जैसे तुम्हारा अभी मकर संक्रांति आ रहा है, तो उसमें आहार और विहार का संदर्भ है। उसमें तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं, नए फसल का जो होता है उसमें दही प्रचुर मात्रा में खाते हैं, या नवरात्रा में हम लोग उपवास करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का बेस हमारा यही है, या एकादशी करते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हमारे मुसलमानों में भी होता है, जहाँ पर फ्लेश खाने की इजाज़त उनको देते हैं। इसके बाद तुम्हारा ये ईसाइयों का एक अलग समुदाय समूह है, वहाँ पर अलग ढंग का तुम्हारा फूड और डाइटी कल्चर तुमको देखने को मिलता है। वहाँ पर लाइफ स्टाइल उनके अलग ढंग की हमारी होती है। तो ये भी हमारा हेल्थ के ऊपर में डिपेंड करता है कि किस प्रकार की हमारी ये रहन सहन है, यानी कि आहार और विहार। आहार का मतलब हो गया कि कैसा हम फूड लेते हैं, और विहार का मतलब हम कि किसी कैसी जगह पर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में। दे रहा है कि आर्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया भी ट्रेस बैक टू द नियरली 3500 ईयर्स पुराना दिखा रहा है, इसमें इतिहास हम लोग का है। और फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस ऑफ द मेडिसिन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड।
आयुर्वेदा का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ये 3500 पुरानी जो कहानी के बारे में जिक्र कर रहा है। तो ये आप याद कीजिए कि ये 2000 चल रहा है और 1500 बीसी के आसपास में तुम्हारा ऋग्वैदिक काल वगैरह का प्रारंभ हुआ था। इसमें जो हमारे 4 वैदिक संहिताओं का जिक्र किया गया है, इसमें ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो इसमें जो यजुर्वेद है उसी का उपवेद है तुम्हारा आयुर्वेद, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि और उसके विकास और या उसको केयर देने की बात हमारी इसमें की जाती है। तो ये काफ़ी पुराना है। इसके बाद में अशोका के संदर्भ में ये जिक्र कर रहा लगभग 300 बीसी के आसपास में कि 300 बीसी के आसपास में जब बुद्ध के शरण में वो चला गया तुम्हारा, तो भगवान बुद्ध ने भी सभी जीवों से प्रेम करने की बातें किया था और किसी बिना बंधन का तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बात उन्होंने की थी। या विवेकानंद की विचारधारा भी तुम्हारी कुछ इस प्रकार की रही है। खास करके जो हिंदू जनमानस या उससे रिलेटेड जितने भी मॉन्क साधु वगैरह हमारे हुए, वो यही टैगलाइन तुम्हारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य उनको प्रदान भगवान करे, ऐसी कामना हम लोग करते हैं और हमारा ऐसा कुछ व्यवस्था होती है। तो जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उसने युद्ध और मार पीट फसाद वगैरह को रोक दिया और उसे लगा कि ऐसे गरीब और वंचित समूह के लोग, खास करके जो बीमारी के शिकार हो जाते हैं या जिनकी जो लाइफ एक्सेप्टेंसी एज हमारी काफ़ी मिनिमम होती है, उनको सुविधा दी जाए, सिक्योर किया जाए। और वर्तमान समय में भी तुम देखोगे, चाहे वो PMCH हो, NMCH हो, एम्स हो, इस प्रकार की जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा गरीब और वंचित समूह के लोगों के ध्यान में रह करके ही सोशल वेलफेयर, हेल्थ वेलफेयर का प्लान हमारा लाने का प्रयास किया जाता है। सो स्कूल ऑफ लर्निंग इन द हेल्थिंग आर्ट्स एंड द क्रिएटिंग एंड द, उस समय के दौर में तुम लोगों ने नाम सुना होगा जीवक के बारे में। जीवक एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे और उनको शल्य चिकित्सक को आज हम लोग सर्जन कहते हैं। तो उनको बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों का ज्ञान था। या तुम लोगों ने चरक संहिता के बारे में पढ़ा होगा। चरक भी हमारे भारत से ही बिलोंग करते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारा किया करते थे। या गांव में अभी भी तुमको देखोगे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह की जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या अधिक मात्रा में तुमको मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया था और इस प्रकार देखा जाए तो भारत में हेल्थ केयर का एक काफ़ी पुराना इतिहास हमारा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अभी वर्तमान जो हमारा भारतीय संविधान वो क्या कहता है कि इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। ये पहला काम है सरकार की तरफ से कि कुछ ऐसी व्यवस्था हमारी लाई जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की जो बात हमारी की जानी चाहिए। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है, खास करके आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, उसमें ये व्यवस्था कही गई है कि खास करके गरीब और वंचित समूह के लोगों के लिए या पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर तमाम ऐसे हेल्थ केयर की सुविधाएं हमारे उनको उपलब्ध होनी चाहिए। सो नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर इशू पीपुल। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हेल्थ एक बहुत बड़ा प्राइमरी इशूज़ है किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में। और हाउएवर हेल्थ केयर इन इंडिया आर नॉट अवेलेबल टू ऑल वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट टू व्यू दैट द राइट ऑफ द हेल्थ इन एस्पेक्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। वही जो आर्टिकल 21 का जिक्र मैंने किया है, जीवन जीने के अधिकारों के तहत में तुम्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। बट सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हमारी की गई है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इक्वलिटीज़ का कहीं ना कहीं मतलब वायलेशन देखने को मिलता है। ये सुविधाएं कहने को कागजी तौर पर तो सही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये उपलब्ध हमारी नहीं हो पाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आज देखो कोरोना बीमारी में सबके तो पोल खुल गया तुम्हारा, सरकार क्या व्यवस्था देती है, किस प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो बीमारी से लोगों को बचा नहीं रहे बल्कि बीमारी परोस रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना मेडिकल जो हमारे ये वेस्टेज होते हैं उसको डिस्पोजल करने तक की पॉलिसी उनके पास में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी है ना अव्यवस्थाएं तुम्हारी देखने को मिलती है, राइट। तो देख सकते हो। तो यहाँ पर इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड दिस कुड बी थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ
इनका भी ये काम होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड जो भी कुछ ऐसे हमारी इश्यूज हमारे होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको मॉनिटर किया जाए और इनकी दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था हमारी ये काम करना। और ख़ास करके तुम देखो आज वर्तमान दौर में कोरोना की कंडीशंस के कारण जो एक अव्यवस्था फैला है पूरी सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड में, जो एक अव्यवस्थित कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, इसको प्रोटेक्ट और केयर करने के लिए सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा है, उतरना पड़ा है। अदरवाइज़ इतनी बड़ी पेंडेमिक कंडीशन से लोगों को बचा पाने की जो लाइबिलिटी है, अगर व्यक्ति पर छोड़ दिया जाएगा तो शायद लोग सर्वाइव ना कर सकें। So here will be begin to the visualize the ideal and the desired role of the government and the meaning behind its structure and some ways in which the situation can be changed are also discussed। ये दे रहा है कि सरकार की कौन सी ऐसी नीतियाँ पॉलिसी हमारी होती है, इसके बारे में जिक्र हमारा किया जाना चाहिए। खास करके लोकतांत्रिक सरकारें जो जनता चुनती है, तो उसका फ़र्ज बनता है कि जनता के प्रति एक फेथ रखे और जनता के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उसको होते रहना चाहिए, और कौन सी उस कार्यक्रम है वो दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हेल्थ के बारे में डिफाइन कर रहा है कि हेल्थ क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिफाइन कर भी चुके हैं कि हेल्थ शरीर, मन, बुद्धि, चेतना सब तरीके से फिट हमारा होना चाहिए। सो द सेइंग गोज हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसा प्राय तुम लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि स्वास्थ्य एक उत्तम धन हमारा होता है और स्वास्थ्य सबसे पहला धन हमारा होता है। हेल्दी लिविंग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग्स, इट इज़ merely about the making a small changes in lifestyle, like adding of fruits to your diet and having an extra glass of water each day, and disease of the illness can really mean downturn in our lives, and but regular medical checkups of family members can be easily prevent serious medical problems and help us life to a healthy life। इसमें दे रहा है कि एक अच्छा स्वास्थ्य को सिक्योर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ी बहुत अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखें, जिसमें खास करके कह रहा है कि लाइक एडिंग अ फ्रूट्स टू योर डाइट। अगर अपने खाने में तुम फाइबरस जो हमारे ऐसे फ्रूट्स आइटम को तुम ऐड करते हो, दे रहा है कि हैविंग एन एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास ज़्यादा पानी पियो, है ना। और कुछ ऐसे जो हमारी बीमारियां होती है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो परेशानी आती ही रहती है, उसको बीच बीच में तुम्हारा मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह मेडिकल केयर में रखना चाहिए, उसको बीच बीच में करते रहो, तो बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं से हम लोग कहीं ना कहीं बच सकते हैं, है ना। लाइफ है हेल्दी लाइफ। We can think of the health as many way, and health means our ability to remain free of the illness and injury। इसकी बहुत सारी आइडियोलॉजी हमारी होती है। इसमें एक जिक्र कर रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो, कि चोट मोच ना हो, इंजरीज वगैरह से तुम बचे रहो। एक भी एक विचारधारा है कि हम स्वस्थ हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट फैक्ट ऑफ द हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट है ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और a pollution free environment, they are likely to be healthy। And one of the other hand, if people don't get adequate food to eat or have to live on cramped conditions, they will be prone to illness। And overall health is achieved through a combination of the physical, mental and social well-being, which together is commonly referred to as the health triangle। इसमें जिक्र कर रहा है कि केवल बीमारियों और इंजरी से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ की परिभाषा एक सीमित स्तर पर मानी जाएगी। जबकि ये कह रहा है कि हमें साफ़ सुथरा पीने का पानी, क्लीन मतलब वाटर मिले, ड्रिंकिंग वाटर हो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण ऐसा हो जो प्रदूषण रहित हो, और उसको हम लोग हेल्दी कह सकते हैं, और लोगों को पर्याप्त फूड मिले, है ना। तो इस प्रकार से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। प्रदूषण रहित वातावरण में रह करके हम बीमारियों को बहुत हद तक ढकेल सकते हैं। और ओवरऑल कम्बिनेशन, स्वास्थ्य का मतलब हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चेतना, और कहीं ना कहीं सोशल वेलबींग का मतलब एक स्पिरिचुअल तुम्हारा हेल्थ इस प्रकार का होना चाहिए। कुछ ऐसे लिमिटेशंस हमारे होते हैं स्पिरिचुअल्स में कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, उससे भी तुम्हारे स्वास्थ्य का निर्धारण होता है, जो कहीं ना कहीं सात्विक बुद्धि, असात्विक बुद्धि, या तुम्हारा राक्षसी या जो दैवीय परंपरा वगैरह की जो बातें हमारी
की जाती है। तो ये सब मिला जुला करके हेल्थ का एक फॉर्मेशन कम्बिनेशन हमारा बनता है। नेक्स्ट है बाबू, इसमें हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की हेल्थ कंडीशन हमारे प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से, ये आपको देखना होगा। तो दे रहा है कि हेल्थ केयर इन इंडिया फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम रन बाय द स्टेट एंड द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन चार्जेज every stage with raising the level of the nutrition and the standard of living on its people and the improvement of public health and among the primary duties. So the national health policy was endorsed by the parliament in 1983 and updated in 2002. आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हमारा डेवलप होना चाहिए देश के अंदर में, भारत देश में ऐसा होना चाहिए। और हर एक राज्य सरकारों की एक जिम्मेवारी तय की गई है कि अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोगों की न्यूट्रिशंस और उसके जो वैल्यूज़ हमारे हैं उसको बढ़ाया जाए, है ना, उनके रहने की स्थिति को सुधारा जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव और इम्पावर्ड हमारा किया जाना चाहिए। अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संदर्भ हमारा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तुम्हारा शामिल होगा फूड, कॉटन, शेल्टर होम और इनकम, जिसको हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य कहते हैं। ये अगर 5 हम बुनियादी सुविधाओं को अगर इम्प्रूव कर दें तो कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू यानी कि पोषण युक्त जो खाना हमारा होता है उससे हम न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इसमें ऑलरेडी जिक्र किया गया कि अपने खाने में फ्रूट शामिल करो, मोटे अनाज शामिल करो, डेयरी प्रोडक्ट को आप शामिल कर सकते हैं, एक साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर तुम्हें उपलब्ध हमारा होना चाहिए। तो ऐसी एक पॉलिसी, राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है हमारी लाई गई थी 1983 में, और उसको बाद में 2002 में भी अपडेट किया गया था, जिसमें तमाम प्रकार की ऐसी बातों का जिक्र किया गया था कि जो देश के वासी हैं यानी कि जो देश के सिटीजन्स हैं उनको कम से कम बुनियादी सुविधाओं का अभाव न रहे और वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से की गई है। So in order to prevent and treat illness, we'll need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories, or the testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patient need. And in order to run such facility, we need health workers, nurse, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat patient. These facilities are रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इसके लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमारी लाई गई है जहाँ पर इसकी बीमारियों को दुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर वगैरह की व्यवस्था करना, ब्लड बैंक की स्थापना करना, प्रोफेशनल्स जो हमारे लैब हैं जहाँ पर ये चीज़, तमाम प्रकार की चीज़ों का टेस्ट किया जा सकता है। ये रियायती दर पर यानी कि पब्लिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में इसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है, जिसको एक नॉमिनल चार्ज पे करके, है ना, आप इन सुविधाओं का लाभ हमारा उठा सकते हो। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सम ऑफ हिच आर एमॉन्ग द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, प्रोवाइड ट्रीटमेंट द टैक्स पेयर्स एक्सपेंस एंड मोस्ट इसेंशियल ड्रग्स ऑफ द ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज इन दीज हॉस्पिटल्स। ऐसी लगभग 40 इसेंशियल जो दवाइयाँ हमारी होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ जिसको हम लोग कहते हैं, ये सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, उसी में स्कीम में तुम्हारा जिक्र कर रहा है एम्स के बारे में, है ना। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये भारत में जो है जहाँ पर डॉक्टर्स तैयार भी होते हैं और उनके हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था हमारी की जाती है। आउट पेशेंट कार्ड्स, एम्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ द टाइम फी ₹10, मात्र 10 रुपये की निबंधन करके तुम, है ना, भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर जिसको कहते हैं एम्स में, वैसे ही डॉक्टरों की नियुक्ति हमारी होती है। तुम्हें पता होगा अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर के बार बार अपडेट आते रहते हैं। दिल्ली के जो हमारे गुलेरिया हैं, रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर हैं, तो ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा काफ़ी है। तो ऐसे बड़े नामचीन डॉक्टर तुमको मात्र 10 रुपये में तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद में इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए तुम अगर जाते हो तो तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसी प्रकार का तुम्हारा पेमेंट तुमसे लिया जाएगा और लगभग चीज़ें तुमको फ्री मिलती है। खास करके वहाँ पर नीट एंड क्लीन वाटर तुमको मिलेगा, तुमको मेडिकल केयर में तमाम प्रकार की सुविधाएं, इवन ब्लड बैंक वगैरह से सस्ते दामों पर तुमको ब्लड मिल सकता है। 2 टाइम 3 टाइम का जो एक पेशेंट और एक अटेंडेंट का खाना तुम्हारा न्यूट्रिशन वाला खाना, ऐसा नहीं कि केवल दाल चावल चोखा दे दिया गया खा लो, ऐसा है ना, उसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह सब शामिल हमारा रहता है।
ये प्रोवाइड करने का सरकार प्रयास करती है। एंड फैसिलिटी यूटिलाइज बाई हिम बट आर यूजुअली मच लेस देन द प्राइवेट सेक्टर। एंड इफ इन इंस्टेंस द पेशेंट ऑफ द वेब ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ हिज बिलो पॉवर्टी लाइन, अनदर पेशेंट में सिक for an air conditions room if he is willing to pay uh, extra for it. The charges for the basic in hospital treatment and investigations are much less compared to the private sectors, and the cost for these subsidies come from the annual allocation from the central and state governments. ये दे रहा है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारी होती है जिसमें प्रदूषण जो तुम्हारा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से बचाना तुम्हें होता है, जिसमें तुम लोगों ने नाम सुना होगा आईसीयू के बारे में, सीसीयू के बारे में, या वेंटिलेटर वगैरह के बारे में। ये जीवन रक्षक प्रणाली प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे इंटेंसिव केयर हमारे होते हैं। आईसीयू का मतलब ही हमारा होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, है ना, गहन चिकित्सा कक्ष इसको हम लोग कहा जाता है। वो खास करके फुली एसी वगैरह रहता है और मरीज़ के लिए तमाम उसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स तुमको मिलता है। सीसीयू होता है तुम्हारा क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, मतलब जो जीवन रक्षक के तौर पर देखा जाए तो मरीज़ की हालत काफ़ी क्रिटिकल जब होती है तो उस यूनिट पर, उसी में तुम्हारे वेंटिलेटर वगैरह सपोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं हमारे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी मिलती है और सरकारी अस्पतालों में भी। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो एक दिन का कम से कम तुम्हारा 50 से 60 हज़ार रुपया गिरेगा खर्च। अगर ये आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, मान लो कितने सारे कोरोना मरीज के पेशेंट अभी वर्तमान में तुमको दिखाई दे रहे हैं जिनको सीसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट्स वगैरह लाइफ रक्षक प्रणाली पर उनको टिकाना पड़ता है, उनके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये तमाम सुविधाएं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जा करके लेंगे तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो गरीब और वंचित समूह के लोग जो खास करके हैंड टू माउथ हैं, किसी तरीके से जीवन बसर गुजर कर रहे हैं, उनके लिए ये संभव नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कहती है कि जहाँ मिनिमम कॉस्ट दे करके आप सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और उसकी फैसिलिटी मिलती है टैक्स पेयर, जो हम सभी देश के वासी टैक्स पे करते हैं। सरकार के पास में जो राजस्व उगाही होती है हमारी, उसी से तमाम ऐसे हमारे बेसिक फंडामेंटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करने का प्रयास हमारे सरकार की तरफ से किया जाता है। सो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स, है ना, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. There is a system of the hospitals and healthcare centers run by government. वही बार बार जिक्र कर रहा है, look after the large section of the population scattered over the hundreds of the thousands of the villages, and we will go into the details of the later upon. इसके बाद में हम लोग इसको जिक्र करेंगे कहाँ कहाँ पर सुविधाएं किस प्रकार से बढ़ रही है हमारी। तो नेक्स्ट इसमें दे रहा है कि आवर कंट्री हैज़ अ मनी, नॉलेज एंड पीपल विद द एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक अ नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दी। हमारे देश में धन संपदा की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हमारी सरकार की तरफ से देने का प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन लगभग देश में कहो कि अब इस देश की सबसे बड़ी विडंबना भारत की यही है कि यहाँ पर 70% व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। 40-50% तो तुम्हारा राष्ट्रीय जो डाटा है, नेशनल जो डाटा बताता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि 2 टाइम का केवल खाना उनको नसीब हो जाता है, यही बहुत उनके लिए है। मेडिकल क्या होता है वो एक अबूझ पहेली तुम्हारी बनी हुई है। तो सोचो कि देश में 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों की संख्या 2021 की जनगणना कौन सा 150 करोड़ प्लस ही हम लोग हैं। तो उस हिसाब से अगर 60% का अगर एनालिसिस करें तो 90 करोड़ मतलब देश की आबादी जो है 90 करोड़ जो है गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, जिनके बस की बात नहीं है हेल्थ केयर। तो 90 करोड़ लोगों को लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक वगैरह की व्यवस्था हमारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो जीवन जीने के अधिकारों के तहत में ऐसी सुविधाएं मैसर कराने की बात जो हमारी की गई है नेशनल पॉलिसी ऑफ द हेल्थ के बारे में, ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रहा है। हालांकि वर्तमान में जो मोदी सरकार है, जिसको बहुत सारी ऐसी जन कल्याण से जुड़ी हुई स्कीम्स के लिए माना जा रहा है, जिसमें जनधन योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एक आया तुम्हारा, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, जिसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जा रहा है। उसमें 5 लाख तक की हेल्थ रिकवरी, है ना,
की बात की जा रही है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत में, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर कोई बीमारी है, शायद 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो पॉलिसी तुम्हें लेनी होगी, सालाना 12 रुपया पे करके। तो अगर 12 रुपया पे करते हैं तो वो केयर तुम्हारा मिलेगा कि अगर कोई असाध्य बीमारी किसी व्यक्ति विशेष को हो जाती है तो किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो 5 लाख रुपए तक का इलाज उस बीमा योजना के तहत में करा सकते हैं, जो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी माना गया है। ये सरकार अपनी तरफ से जो करवा रही है। इसके बाद में गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तुम्हारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। अब ये खाद्य सुरक्षा क्या है, अगेन तुम्हारा हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है। देखने में तो लगता है खाद्य की बात की जा रही है। उस खाद्य सुरक्षा में गरीबों को पीडीएस के माध्यम से जो 25 किलो 30 किलो जो गेहूं अनाज वगैरह देने की जो बातें की जा रही है, या उसके गरीब बच्चों को मिड डे मील वगैरह प्रोवाइड करने की जो बातें हमारी की जा रही है, वो सब खाद्य सुरक्षा के तहत ही हमारा आता है। जैसे कि ये मिड डे मील में बच्चों को जो खिलाने की जो बात सरकार की तरफ से की जाती है, उसके पीछे तर्क यही है कि जो गरीब और वंचित समूह के बच्चे जिनको प्रोटीन मैसर नहीं हमारा हो पाता है, तो उनको कम से कम दाल दलिया सूप खिचड़ी वगैरह मिले, ताकि उनके शरीर में भी ना विटामिन और B12 और प्रोटीन वगैरह का सप्लाई सही ढंग से हो और उनका शरीर और मन का विकास सही ढंग से हमारा हो सके। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं जिसमें तुम्हारा नेशनल हेल्थ केयर स्कीम 1983 का 2002 का, या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, या मोदी केयर्स इसको हम जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सब गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास हमारा किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारा रहा है, कुछ इस तरीके से हमारे भारतीय जो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं, कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही, कहाँ कहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसी में आगे तुम्हारा है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। और ये दो खास प्रकार की सुविधाएं हमारे देश के अंदर में उपलब्ध कराई जाती है। तो इसकी जिक्र हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। चूँकि ब्रेक के बाद में ये पहला क्लास है हम लोग का, तो मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम लोग इसको प्रारंभ करें, और आप लोग अगला जो चीज़ों को जब कंसल्ट करेंगे तो उसमें कहीं दिक्कत समस्या आएगी, एंड देन उस पर हम लोग वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास करेंगे, उस वीडियो लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारा इसके बारे में जो है डेमोक्रेटिकल सिस्टम में हेल्थ केयर के बारे में, उसका इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप एनालिसिस करें, अध्ययन करें, और यदि कहीं दिक्कत महसूस होती है देन एब्वियसली आप बात कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके।